बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नहीं बल्कि 3 मुलाकातों की तस्दीक हो रही है। कमाल है। तस्दीक तो मुलाकातों की है, मगर सवाल असल ये है कि खुफिया क्यों रखा जा रहा है और फिर अडयाला जेल से बाहर क्यों मुलाकात करवाई गई है। यह है असल सवाल। देखिए, रात गए जब ARY पर खबरें चलना शुरू हुई कि खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर आपने देखा माहौल कितना अजीब हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, दीगर साफ़ी भी आ गए, हाँ जी अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। साथ साथ खबरें ये आई कि उनके मुआयने के लिए उनको मुंतकिल किया जा रहा है और उनकी आँख का मुआयना दीगर। अब वैसे रेगुलर चेकअप के हवाले से तो बताया नहीं गया था पहले, या कोई अंदाज़ा नहीं था कि हर महीने के बाद इंजेक्शन लगना है, वो बात भी नहीं थी। फिर ये भी खबर आ गई कि जी पिम्स नहीं ले जाया गया। फिर कहा गया अच्छा पिम्स नहीं ले जाया गया तो फिर उनको अलशिफा ले जाया गया होगा। फिर कहा गया नहीं जी अलशिफा भी नहीं है। इस तरह की बातें आई। तस्दीक जो बात जिस चीज़ की हुई है, जिन बातों की हुई है, उनमें एक तो ये कि बैरिस्टर गौहर तो थे इस मुलाकात में, और एक वो साहब थे जो पहले भी 2 मुलाकातें गालिबन खान साहब से जेल के अंदर कर चुके हैं। अब जब पहले वो 2 दफ़ा मिल चुके हैं, अभी 2 मुलाकातें शायद और होनी थी, 1 या 2 मरतबा मिल चुके हैं, अभी 2 मुलाकातें और थी। अब ये उनमें से एक मुलाकात उन साहब की भी है। सवाल ये है कि जब पहले खान साहब से वही साहब मिल चुके हैं जेल के अंदर, अडयाला जेल में, तो अब अडयाला जेल में मिलने में क्या मसला था? दोबारा वो भी मिल लेते। ऐसी भी कोई बात नहीं कि जी अच्छा बैरिस्टर गौहर साथ हैं और एक और शख्सियत बैरिस्टर गौहर के साथ। जब ये तीनों हैं तो फिर अडयाला जेल में क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई, जबकि इनमें से एक शख्सियत मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले ही मिल चुकी है। बैरिस्टर गौहर शायद अडयाला जेल में मिलना चाहते कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ये मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत बैरिस्टर गौहर को पसंद करते हैं और बैरिस्टर गौहर कह सकते हैं आप जब चाहें मिल सकते हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बैरिस्टर गौहर फिर मिलकर आकर करें क्या? अगर कोई बयान देंगे तो जो खान साहब का पैगाम है वो पूरा नहीं देंगे तो मसला है। अच्छा, खामोश रहेंगे तो मसला है। फिर वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बंटना शुरू हो जाएंगे। ये सब बातें होंगी कि जी ये मिल सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं मिल सकते, ये बातें होंगी। तो वो खुद ही अवॉइड कर जाते हैं। तो अगर मिलते भी हैं तो फिर इस तरह खुफिया। अब एक तो वो साहब मैंने आपसे अर्ज़ किया जिस पर ये खबरें आई कि जिस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक बेस्कियानी हैं, वो मिल चुके हैं। तो अब बस यही कहा जा रहा है कि जी एक शख्सियत जो पहले मिल चुकी है वो हैं जो अडयाला जेल में मिले, लेकिन अब इस दफ़ा अडयाला जेल नहीं, बाहर मुलाकात हुई है, खान साहब को बाहर ले जाया गया। दूसरी बात यह कि बैरिस्टर गौहर थे, ये कन्फर्म है। तीसरा बंदा कौन है कंफर्म नहीं है। सुहेल अफरीदी हैं या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है सुहेल अफरीदी हैं, वो बताएंगे नहीं। कोई कह रहा है जी नहीं सुहेल अफरीदी नहीं है, क्योंकि वो बजट के हवाले से सारी बात थी। तो अगर मुलाकात हुई भी है तो सिर्फ बजट की बात होगी कि जी क्या करना है क्या नहीं, और किसी हो सकती है। तो अब यो बाकी तो अब चाहे मगोइयाँ हैं, कोई इस पर कन्फर्मेशन होगी तो उस बारे में हम आपको बताएंगे। अब इन मुलाकातों का पस मंज़र क्या है? देखिए, बातचीत तो काफ़ी अरसे से थी, चल रही थी, लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती थीं। और अगर आपको याद हो कि एक लंबी तारीख़ 18 जून की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18 जून की है, अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में, और इस पर चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, वो कह चुके कि हम तो रोज़ चलाएँगे केस, लेकिन फिर उन्होंने लंबी तारीख़ दे दी। और तभी ये बात हुई थी कि एक वक्त लिया गया है कि अच्छा और कुछ नहीं तो थोड़ा वक्त ले लेते हैं और उस दौरान में देखते हैं बातचीत किस तरफ जाती है। अब ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही अच्छी रही मुलाकात रही है, और अब तक की मुलाकातों में हम कह सकते हैं कि सबसे पॉजिटिव है। जिस तरह एक और मुलाकात के बारे में बताया था कि कोई समझ लें कि काफ़ी हद तक चीज़ें तय हो गई हैं, कोई 40% 50%, बाकी कुछ रह गई हैं, इस तरह से चीज़ें थी। तो अब ये और एक पेशरफ्त है और आगे बढ़ा जा रहा है। फिर आप देखिए शहबाज शरीफ साहब आज क्या करते हैं कि जी वो बाकायदा एक एक शख्स को मुखातिब करके, चाहे वो असद कैसर साहब हैं कि जी घूर रहे हैं तो हम तो आपसे बातचीत को तैयार हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जनाब अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई साहब आप भी मुझे देख रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं तो बातचीत के लिए तैयार हूँ, आएँ बैठे बात करते हैं, आएँ बैठे बात करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है बातचीत करने का, क्योंकि बजट आ चुका है और अब इस बजट ने पास होने के बाद कहर ढाना ही ढाना है। जिस तरह से अभी सूबों पर कट लगाया गया है उसके साथ सूबों में नज़र आएंगे। तो विफाकी तौर पर अगर आप विफाक की सतह पर देखें आपको बैलेंस बड़ा अच्छा नज़र आ जाएगा निस्बतन बाकी पिछले बजट के लिहाज से। अगर आप देखें कि बैलेंस हो गया जी ठीक है। हाँ, वो अलग बात कि जी वो 7-8 हज़ार अरब रुपया
हमने सिर्फ सूद की अदायगी करनी है, उसका क्या बनेगा, फिर मज़ीद हमने कर्ज़ लेने हैं, वो एक अजीब मुअम्मा है। नीचे से नीचे हम जा रहे हैं, लेकिन बाकी बैलेंस शीट पर आपको नज़र आ जाएगा कि हमने बैलेंस कर लिया है, यानी अगले साल का बजट हमने बना लिया है। और बज़ाहिर हमने को बहुत ज़्यादा टैक्सेस मज़ीद नहीं लगाए, पहले ही जितने हम पिस रहे हैं वही काम है, लेकिन मईशत में तो इतनी जान ही नहीं रही कि वो टैक्सेस भी पूरे नहीं हुए। तो अब सूबों से जो कट लगाया जाएगा, तो सूबों में जब खर्चे कम होंगे तो आप सोचिए कि क्या बनेगा। तो अब शहबाज शरीफ साहब को याद आ रहा है कि जी आए हमसे आकर बैठ कर बात कर लें। बाकी बिलावल साहब के आगे तो बिल्कुल ही लेट गए। बिलावल की हल्की सी नाराज़गी, जिस पर इसहाक डार नहीं मान रहे थे, और बिलावल साहब ने तो मीडिया से जो बातें की हैं, उफ ओए होए होए, वो तो ऐसे जैसे अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और नून लीग का साथ छोड़ रहे हो, ऐसे बातें करने लगे। उनको पता है कि जो मर्जी हम कहते रहे, साथ भी हमने देना है और नून लीग के पास सुनने के अलावा चारा भी कोई नहीं है। कहा कि पीर पगारा इनके बारे में कहते थे कि ये जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, और जब मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ते हैं, गला पड़ते हैं, गले पड़ते हैं, ऐसे गला दबोच लेते हैं। तो हर दफ़ा ये हमारे साथ ये करते हैं। बिलावल ये कह रहे हैं, कहते हैं जी इनकी सिर्फ 3 सीटें हैं गिलगित बल्तिस्तान में, 3 नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया। और ये जो कैंपेन चलाते रहे नून लीग वाले कि जी हम लाहौर बना देंगे, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो क्या इलेक्शन वाला लाहौर बनाना था कि आप वहाँ की सारी सीटें हारे हुए थे, कोई सीट नहीं जीते थे? तो ये काम ये बिलावल कह रहे हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यहाँ नोटिस ले लेना, बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि लाहौर इन्होंने क्या बनाना था, जिस तरह लाहौर का मैंडेट चुराया है उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का चुरा रहे हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा, बिलावल ने कहा। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने साफ कह दिया कि जी वो नहीं, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिस तरह हम मिल बैठ कर खा रहे हैं, विफाक में है, इसी तरह वहाँ पर वही फार्मूला कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, इनकी हुकूमत भी बनवा देंगे पीपल्स पार्टी की, लेकिन साथ अपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल कह रहे हैं जी डिप्टी स्पीकर नून लीग का आ जाएगा, गवर्नर इनका आ जाएगा, वज़ीर आला हमारा आ जाएगा, बस इक़्तिदार चाहिए बस, ठीक है, बाकी छोड़ दे, सब तय है। अच्छा, इस पर आने से पहले ये जो अब इसको नूरा कुश्ती आप जो भी कहें रूठने मनाने का जिक्र, टाइम हुआ तो इस पर और बात कर लेंगे। मेन चीज़ें यही थी। पंजाब में क्या हो रहा है अचानक, मरीम नवाज़ साहिबा जब से मंजर से गायब हैं, एक अजीब माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो अब आदत भी हो गई ना मीडिया को भी और उनकी टीम को भी कि हर रोज़ कुछ दिखाना है। वो चीज़ तो है नहीं, लेकिन अब मीडिया में आ क्या रहा है, मीडिया में आ गया है कि वज़ीर हैं मरीम नवाज़ साहिबा के काबीना के सुहेल शौकत भट्ट साहब, और ये वज़ीर माल हैं और सोशल सिक्योरिटी हैं। इनके बहनोई के घर, यानी इनकी बहन के घर छापा मारा गया है। किसकी तरफ से? काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ पर पंजाब ने अपनी फोर्स बनाई हुई है। पंजाब में एक अलग से फोर्स है मनशियात के खिलाफ, उनका छापा है वज़ीर की बहन के घर, मामू के घर, और वहाँ पर ताले तोड़े जाते हैं, वज़ीर साहब भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बहस मुबाहिसा होता है। फिर काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के साथ यानी हाथापाई कह लें, तल्ख कलामी कह लें, वो तल्ख कलामी हो रही है। और वज़ीर साहब कह रहे हैं कि मेरी बहन के घर के ताले नहीं आप तोड़ सकते, गैर कानूनी है, फ़लाँ है फ़लाँ है। उन्होंने कहा जी तो मुदाखलत कर रहे हैं कानून के अंदर, क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि जी इनकी फैमिली के लोग जहाँ पर छापा मारा गया है, ये बॉर्डर पर ड्रोन्स के ज़रिए मनशियात की स्मगलिंग करते हैं, ड्रोन्स के ज़रिए। अब ये हुआ है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है जी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके बहनोई और कज़न की गिरफ्तारी की खबरें आईं। सुहेल शौकत भट्ट साहब, इन पर भी इल्ज़ाम आ गया कि कार्य सरकार मुदाखलत है, तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आला हुक्म कहा जा रहा है। यहाँ ये हो रहा है। दूसरी तरफ पहले मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि जब ये बात हो रही थी कि जी सूबों से कट लिया जाएगा, डेवलपमेंट कट लिया जाएगा, तो मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है पंजाब के, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो अवाम के हक़ पर किसी किस्म का कोई डाका नहीं पड़ने देंगे। और मैंने तो कहा था आपको कि मरीम इस पर खुश होंगी ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कहती है ना कि कभी मेरा चीफ सेक्रेटरी कहता है कि आई एम अफ्रेड दैट सम डे यू माइट जस्ट गो इनटू द प्लेन एंड थ्रो अवे 10 बिलियन रुपीज़, यू माइट डू दैट। तो पता नहीं कौन से लोग आए हुए थे, मेरा ख्याल है कोई फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, गैर मुल्की काफ़ी अफसरान वगैरह, तो उनके एजाज़ में इन्होंने कोई इशाइया ज़ोराना दिया हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया जी कि मेरा चीफ सेक्रेटरी कहता है कि आपका तो पता ही नहीं, मुझे डर लगता है किसी दिन आपने जहाज़ पर बैठ के 10 अरब रुपये ऊपर से फेंक देने, इतना शौक़ है ही नहीं कि आप ऐसे बस इस तरह के काम करते हैं जिसमें पैसा फेंका जा रहा हो, ये कर दिया वो कर दिया, बस नज़र आए। तो अब वो मरीम साहिबा, पंजाब के तरक्याती बजट पर 700 रुपये का कट लगेगा, यानी सड़कें, पुल, हॉस्पिटल, तामीरात, कोई डैम वगैरह जो भी
तो उस पर जब कट लगेगा तो क्या बनेगा? अच्छा, डेवलपमेंट कट तो वफाकी हुकूमत में लगा दिए, 1000 अरब रुपये है सिर्फ, तो इसमें कहाँ से डैम और कहाँ से सारा कुछ होना है, कुछ बिजली के लिए, दीगर कामों के लिए, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा ज़ाहिर के मंजर से गायब हैं, तो उस दौरान में कट लग गया 700 अरब रुपये का, तो वो तो परेशान होंगी, जबकि उनका वज़ीर कह रहा था सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अब एक तो वज़ीरों की शामत आई हुई है और उनकी बन नहीं रही, चल नहीं रही, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अब जो ऊपर से हुक्म आ रहा है जिस तरह IMF का, वो सब ने मान रहा है, बस लाइन में लग के सारे मानो कि जनाब जो कहा जा रहा है वो चुपचाप करते चले जाओ। ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि जी मेरा इमेज कैसा बन रहा है। जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा हैं, इस तरह शहबाज शरीफ साहब भी हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब मिलते हैं शहबाज शरीफ से, तो क्या होता है कि वीडियो दोबारा बनवाई जाती है बकौल सुहेल अफरीदी के कि जी जब मीटिंग हो रही थी तो वज़ीर आला जितने भी थे वहाँ पर, 3 वज़ीर आला है, तो सबसे शहबाज शरीफ ने अलग अलग मुलाकात भी की, मुझसे भी की। तो मुझे नहीं पता चला, मैं टांग पे टांग रख के बैठा था, तो शहबाज शरीफ साहब वैसे ही बैठे हुए थे। तो फिर हुआ ये कि वीडियो बन गई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनती है। तो उसके बाद क्या हुआ, इनको पता चला, इनको बताया गया कि इस तरह टांग पे टांग रखी हुई थी सुहेल अफरीदी ने, आप बैठे हुए थे, तो दोबारा फिर बिठाया गया और फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी टांग पर टांग रखी और फिर जनाब वीडियो बनवाएगी। कहते ये क्या हो रहा है। फिर इसी तरह जब चल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब आगे थे, पीछे पीछे बाकी वज़ीर आला थे, तो कहते जी मैं पीछे नहीं चलना चाह रहा था, फिर मैं साथ आ गया वो इसलिए वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये सब बातें हो रही हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि जी ये कितने कॉन्शियस है कि वीडियो किस तरह की बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हो रही हैं जी। अच्छा, अब सवाल अभी भी उठ रहे हैं इस बजट के बारे में कि आपने बना तो लिया कि ऐसे कर देंगे, लेकिन जब आप पहले बजट बना कर देख चुके हैं कि जहां पर आप उतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके, तो अब आप कैसे इकट्ठा कर लेंगे टैक्स जो आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले वाले टारगेट, पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं हुआ, फिर पिछले साल का नहीं हुआ, इस साल का नहीं हुआ, अब अगले साल आपने टैक्स का टारगेट और बढ़ा दिया है, तो आप कैसे पूरा कर लेंगे जबकि लोगों की तो सकत कम से कम होती चली जा रही है। तो क्या बनेगा, किस तरह आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब ये जो चीज़ें आ रही हैं ना कि जी प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उनके खर्चे, माली के खर्चे, उनके लोन के खर्चे, प्रेसिडेंट के 10 करोड़ का खर्चा आ गया है अगले साल के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लोन के लिए 4 करोड़ रुपए का आ गया है, ये सिर्फ उनके देखभाल है लोन की। तो क्यों इस तरह के लोन हैं, क्या वजह है जब ये बनाते हैं। अब भी आप देखिए, अब भी ब्यूरोक्रेसी के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, अफसरान के लिए, जजेस के लिए, इनकी मराद देख लें, घर देख लें, जो पार्लियामेंटेरियन वो रो रहे हैं, अरबों रुपया जनाब जारी किया जा रहा है कि सर्वेंट क्वार्टर्स भी हों, दीगर सहूलतें भी हों। अब जो किफ़ायत शारी मुहिम चलाई थी वो 3 महीने में ही फारिग हो गई है और दोबारा से वही 600 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। पहले आप देखिए कि क्या क्या साफ़ी कह रहे हैं कि जी वो चार्जिंग फ्री हो रही है, दोस्त यार भी आ जाएं, चार्जिंग करवा लें, धूप में गाड़ी खड़ी है तो स्टार्ट ही खड़ी रहे। यानी जब किफ़ायत शारी का कहा गया तो तब भी ये काम हो रहे थे, अब तो वैसे किफ़ायत शारी का कह दिया गया कि ख़त्म है कहानी किफ़ायत शारी की। तो फिर अब क्या क्या होगा। अब आप बजट का अंदाज़ा लगाइए, चंद मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। कुल बजट क्या है, 18,771 अरब रुपए का है। 18,771 रुपए का ये कुल बजट है, विफाकी बजट। सूबों को मुंतकिल होगा 8,848 अरब, बाकी रह गया तकरीबन 10,000 अरब। अच्छा, सूद की अदायगी पर जाएगा 8,000 अरब, सूद की अदायगी पर जाना है। दिफा 3,000 अरब, ग्रांट्स 2,680 अरब, पेंशन 1,169 अरब, सब्सिडीज 1,091 अरब, तरक्याती बजट सिर्फ 1,000 अरब रह गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 815 अरब। तो अब आप बताइए कि 18,000 का कुल बजट हो और उसमें से 8,000 सूबों को चले जाए, बाकी 10 बच गए, 10 में से 8 चले गए सूद की अदायगी पर, 2 बच गए, फिर दिफा, ग्रांट्स, पेंशन, सब्सिडीज, तरक्याती बजट, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये तो 7,000 अरब रुपए का तो खसारे का बजट है। वो कहाँ से होना है, कर्जे लेने हैं और पिछले कर्जे उतारने हैं, उनके लिए नए कर्ज लेने हैं, कर्ज और बढ़ाने हैं। रिकॉर्ड कर्ज ये बना चुके हैं, कहाँ तक कर्ज लेते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे। यानी डिफॉल्ट का खतरा आप पर मुसलसल मंडरा रहा है। ये जो हमने स्टेबिलिटी कर दी, हमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
इतने कर्ज हैं और वो रिकॉर्ड लेते चले जा रहे हैं। अब डर ये लग रहा है कि आगे और लेने हैं, सुबह से लेकर वहाँ पर डेवलपमेंट नीचे जानी है और कर्जे और लेने हैं, तो किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। बाकी जनाब, इनकी आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की अंडरस्टैंडिंग इसी तरह चलती रहेगी जब तक ये सिस्टम इस तरह चल रहा है। लेकिन अब इसके लिए खतरे की घंटियाँ बज रही हैं, क्योंकि इस बजट के बाद अभी आपको और बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इस पर सब ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे चला गया है, कोई भी किसान खुश नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, घोड़ों गधों और भैंसों की तादाद ज़्यादा दिखा ज़्यादा दी और ग्रोथ जाहिर कर दी कि जी हो गई है। फिर 600 अरब रुपए का इजाफी सेल्स टैक्स लगाकर जो अशिया महंगी की जाएंगी, इसका पंडोरा बॉक्स बाद में खुलेगा जब आवाम का असल बोझ का अंदाज़ा होगा। नदीम मलिक साहब ये बात कह रहे हैं, सीनियर साहब कह रहे हैं 600 अरब के भी और टैक्स लग रहे हैं। तो ये जो टैक्सेस लग रहे हैं अशिया पर, ये किस तरह से देंगे? अगर आप कहते हैं जी हमने इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दे दिया, तो आपने दीगर टैक्सेस में कौन सा रिलीफ दिया है? वहाँ से वो निचोड़ देंगे। ये सब हो रहा है। जिस तरह आपने देखा जी 4 रुपये पेट्रोल कम कर दिया, ये रिलीफ है इनकी नज़र में। ये इसी तरह का रिलीफ देंगे और बाकी चीज़ों पर टैक्सेस से पूरे कर लेंगे। 800 अरब के नए टैक्सेस अभी लगने हैं, ये आपसे छुपाएंगे कि जी 800 अरब के नए टैक्सेस मुख्तलिफ जगहों पर लग रहे हैं, लेकिन कहा जाएगा जी कोई नया टैक्स लगा ही नहीं, जबकि हकीकत ये है। सबसे ज़्यादा तो ये देखिए ना, तकरीबन 1700 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब लगाई है, तो इससे ज़्यादा पूरी दुनिया में ख़तरनाक किस्म की टैक्सेशन ही नहीं है। इस तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कोई मुल्क नहीं ले रहा होगा जिस तरह पाकिस्तान में ली जा रही है, जो कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला 10 साल पुरानी भी मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी उतना ही टैक्स देगा, और एक जो 20 करोड़ की 15 करोड़ की गाड़ी चला रहा है वो भी उतना ही टैक्स देगा उस पेट्रोल पर। आप अंदाज़ा लगाइए, ये इस कदर नाअहली है। कोई किसी किस्म की रिफॉर्म हमें नज़र ही नहीं आती। अच्छा, इस पर सूद की अदायगी पर चूँकि 8000 अरब रुपये जा रहे हैं, तो आप सोचिए 8000 अरब रुपये आप सूद की अदायगी पर देंगे और सिर्फ 1000 अरब रुपये आप लगा रहे होंगे डैम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूलों के लिए, सड़कें बनाने के लिए। अब हुकूमत ये कर रही है कि इस काम से निकलो, स्कूल ठेके पे दो, बेसिक हेल्थ यूनिट ठेके पे दो, हमारे काम ही है, ठेकेदारी निज़ाम लेकर आओ। अच्छा जी, अब बरतानिया के हवाले से खबर ये आई है, बरतानी पार्लियामेंट से, कंजर्वेटिव मेंबर हैं पार्लियामेंट के माइकल क्रैम, इन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए और पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए और आवाज़ उठाई जाए। ये ले जी, बरतानिया से भी खान के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। तो यहाँ अवाम भी बजट के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं, बरतानिया में खान के रिहाई के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, और यहाँ पर मुलाकातें भी चल रही हैं। अब शायद शहबाज शरीफ साहब चूँकि रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी मुलाकातें तो अब शुरू हो चुकी हैं खान साहब से, पस पर्दा ही है, तो हम भी ज़रा आगे बढ़कर कहें कि देखिए जी हमारा भी इसमें हिस्सा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए सहूलत दे रहे हैं, हमसे बातचीत कर लें, बैठ जाएं, तो नज़र ये आए कि नहीं हम ही कुछ हैं, यानी हुकूमत भी कहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत है कहाँ? जो हुकूमत अवाम को सर्व नहीं कर सकती, जो कोई रिफॉर्म नहीं कर सकती, गवर्नेंस में बेहतरीन ला सकती, वो कहाँ की हुकूमत है? बस ये कि आईनी अदालत अलग बना दी, उसका बजट 5-7 अरब रुपए का रख दिया, 6 अरब रुपए का बजट है, शायद 7 मेरे ख्याल है, वहाँ तो जज है टोटल। आप सोचिए ज़रा और बजट देखें। तो यही काम करने के लिए हुकूमत होती है कि जी जो लोग बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे उनके लिए थोड़ा रिलीफ दे दिया हमने, क्योंकि इन्होंने अशराफी ने खुद करना होता है। ये करने के लिए हुकूमत है। जो तालीम को ठेके पर देगी, जो हेल्थ को ठेके पर देगी, वो कहाँ की हुकूमत है? बिनुल-अक़वामी सतह पर चीज़ें फील्ड मार्शल देख रहे हैं। कश्मीर का मामला, वहाँ आपको हुकूमत कहीं नज़र नहीं आएगी। आम आदमी के रिलीफ के लिए कहीं नज़र नहीं आएगी। इन्होंने बस डिक्टेशन पर चलना है IMF की, और जो IMF ने कहा था, ये मैं आपको बड़े विसूख से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो IMF ने इनको बताया था इन्होंने बिल्कुल उसके मुताबिक बजट बनाकर दे दिया है। बस जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ऐसे हमें चाहिए, इतने टैक्सेस आपने इकट्ठे करने हैं और इस लिहाज से ये आपने बजट बनाना है। बस वो तो ये था कि किसी चीज़ पर ये टैक्स एक चीज़ पर ख़त्म करना चाहते थे, उसकी भी इजाज़त IMF ने दी कि फ़लाँ जगह एक एक टैक्स का भी। तो बिल्कुल उनकी मंशा के मुताबिक हर तरह से IMF के मुताबिक बजट बना है। तो पिछले 4 साल से आप देख लीजिए क्या है। IMF को तो ये चाहिए भाई आपने कर्ज़ लिया, आप वापस कैसे करेंगे, उसके मुताबिक आपने बनाना है।
तो मज़ीद कर्ज ले लेकर वापस करते रहें, उनको क्या। ये हुआ जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।